हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। सबसे पहले गाइस, आई होप कि जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ वो सेफ़ होंगे, क्योंकि साइक्लोन अम्फान का जो मैंने न्यूज़ सुना वो काफ़ी शॉकिंग है कि जो वहाँ मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इस साइक्लोन से। सो आई होप कि सेफ़ होंगे स्टूडेंट्स और अपने अपने घरों में होंगे। आज के जो वीडियो में मैं ऑलरेडी पोस्ट पे बता चुका था कि क्या मुझे आईआईटी जैम 2020 के पेपर के सॉल्यूशंस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस थे स्टूडेंट के, लेकिन जो पोल के जो रिज़ल्ट आपको सामने दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड सोल्यूशन जो वीडियो के फॉर्म में बताऊँ। लेकिन मेरे को एक आइडिया मिला था एक स्टूडेंट से कि सर आप सिर्फ मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस के सोल्यूशन दे दीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस के जो सोल्यूशंस होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मॉडरेट टू टफ लेवल के ही क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है कि जिसमें आप फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आपको लेंथी भी लगेगा और थोड़ा सा आपका दिमाग भी यूज़ होगा। तो मॉडरेट और टफ में तो आपको पता है कि पूरा लेंथी भी होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। मैं आज के इस वीडियो में 5 to 6 और 7 क्वेश्चंस कराऊंगा सेक्शन ए से, जो जैम 2020 का जो पेपर इस बार हुआ था। पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए jam.iitk.ac.in पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जैम 2020 से। ये क्योंकि सेक्शन ए का जो फर्स्ट पोर्शन होता है जिसमें 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट टू 10, वो काफ़ी इजी होते हैं। उसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूले में इनपुट डालिए, आपको आउटपुट बड़ी जल्दी मिलेगा और ऑप्शन पर टिक मारिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जो 11 to 30 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, ये अगर आप बुक फॉलो करते हैं एच के दास, एम.एल. बॉयस, ये अर्फकिन वेबर, सब में डायरेक्टली दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है ना, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, कन्फ्यूजिंग है। चारों ऑप्शंस क्या है, कन्फ्यूजिंग है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, इसमें आपको यूज़ करना है यूजिंग डी मोवियर्स थ्योरम। अब ये क्या चीज़ है, आपने पढ़ी होगी, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा जो होता है ये इक्वल टू में है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन होता है। अब यहाँ पर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर एन जो होगा एन सी ज़ीरो, ए की पावर एन, बी की पावर ज़ीरो, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन एंड सो ऑन। तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कॉस एन सी ज़ीरो कॉस थीटा की पावर एन साइन थीटा की पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन कॉस थीटा की पावर एन माइनस वन साइन थीटा, हाँ आयोटा साइन थीटा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो बी वाला टर्म है वो पूरा का पूरा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो ये आयोटा, यहाँ पर भी है आयोटा साइन थीटा प्लस एन सी टू कॉस थीटा की पावर एन माइनस टू आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी थ्री कॉस थीटा की पावर एन माइनस थ्री आयोटा क्यूब साइन क्यूब। एंड एक और टर्म हम लेते हैं एन सी फोर कॉस थीटा की पावर एन माइनस फोर आयोटा की पावर फोर साइन फोर थीटा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट करना है। तो एन सी ज़ीरो तो हमारे पास वन हो जाता है, तो ये कॉस थीटा की पावर एन माइनस वन साइन थीटा की पावर ज़ीरो भी वन ही हो गया, प्लस एन सी वन, ये आयोटा वाला पार्ट है, कॉस थीटा की पावर एन माइनस वन आयोटा साइन थीटा प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन सी टू कॉस थीटा की पावर एन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब हमें पता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा एन सी थ्री कॉस थीटा की पावर एन माइनस थ्री, ये साइन क्यूब थ्री। अब देखिए, हमें कंपैरिजन करना है। अगर हम इसको रियल पार्ट को एक अलग करके लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख लें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की पावर एन माइनस वन प्लस माइनस
माइनस NC2 कॉस थीटा की पावर n-2 और ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें जो अगला टर्म आने वाला है, देखिए अगला टर्म क्या होता है, आयोटा की पावर 4 है, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 + 1 होगा, तो यानी प्लस NC4 कॉस थीटा की पावर n-4 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, और वैसे आप अगर ये तो हो गया कॉस n थीटा का, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हो जाएगी कॉस n थीटा का। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट अगर आप लेते हो तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, ये है, उसके बाद क्या है इमेजिनरी पार्ट में ये वाला टर्म है। अब हम ऑप्शन के साथ मैच कराएंगे, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, कॉस n थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर n माइनस NC2 प्लस NC4, कॉस की पावर n-1 कॉस की पावर n थीटा, कॉस की पावर n, यस ओ NC, यस यस यस, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कॉस की पावर n होगा, क्योंकि ये है ना मेरे पास पहला टर्म, तो ये हो गया। ठीक है, और माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, यानी ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, उसमें बहुत बड़ी डील नहीं है। साइन n थीटा में क्या होना चाहिए, प्लस प्लस का आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब आप साइन वाले में देखेंगे तो यानी कि आपको इमेजिनरी पार्ट देखना है, यहाँ तो प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस आएगा, देखिए है ना, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर कॉस n थीटा तो ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो चुका है, साइन ये भी इनकरेक्ट है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गाइज ये मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैम 2020 से। इसमें हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन ये मॉडरेट लेवल में आएगा, क्योंकि लिमिट्स बहुत कम पढ़ाया जाता है जब आप जैम की तैयारी करते हो या आप खुद भी कम पढ़ते हो। ये बेसिकली जेई का पोर्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार आ गया है क्योंकि बेसिक चेक करने के लिए आ गया है, तो इसको मैंने मॉडरेट लेवल में रखा है। तो इसको आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक, इसका एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x f ऑफ x -1। एक तो आप ये तरीका लगा सकते हो, तो इस तरीका का लगाओगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाहर आ जाएगा और ये x -1। अब आप 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 यानी कि 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा जो तरीका है आप इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होगा 1 प्लस x ln x प्लस x स्क्वायर ln स्क्वायर x बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप जब 0 पुट करोगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, फर्दर 1 बचेगा, तो करेक्ट ऑप्शन 1 ही इसका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो गाइस ये मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू आउट दी वॉल्यूम। ये भी इजी क्वेश्चन के अंदर ही जाएगा, लेकिन मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि डिराक डेल्टा फंक्शंस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, वो जेस्ट के लेवल के लिए होता है और TIFR के लेवल के लिए होता है। लेकिन इसमें आगे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में जैम के स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है कि इसको जो ये मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ r कैप ओवर r स्क्वायर होता है, इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन 4 पाई डेल क्यूब r लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा ओवर वॉल्यूम e की पावर r ओवर r स्क्वायर 4 पाई डेल क्यूब r इज इक्वल टू 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल वॉल्यूम e की पावर r ओवर r का स्क्वायर डेल क्यूब r -0 लिख सकता हूँ dr। थ्रू आउट दी वॉल्यूम कहने का मतलब -∞ टू +∞। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप 0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई e की पावर 0 या -0 विच इज़ इक्वल टू 4 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 4 पाई इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, यानी ए। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व। यहाँ पर मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x डेल x माइनस a dx इज इक्वल टू f ऑफ a, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो गाइस ये मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मासेस m एंड 2m हैं, आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v एंड v/2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर अंडरगोइंग ए कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन दे मूव टुगेदर, फाइंड द एंगल बिटवीन। यानी कि एक मास है जो कि v/2 के साथ आ रहा है, दूसरा मास है जो कि v के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मासेस है और फिर बाद में वो दोनों के दोनों v/3 के साथ मूव करेंगे।
कम्प्लीटली मूव कर रहे हैं, तो यानी वो 3m हो चुका है। जो अब ये मूव कर रहे हैं एक साथ वो 3m है। ये आपके पास आप मान लीजिए ये 2m है दिया हुआ है और ये एक m है। m वाला जो मूव कर रहा है वो v के साथ मूव कर रहा है और m/2 वाला और 2m वाला v/2 के साथ मूव कर रहा है। आपको क्या करना है इसमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं, थीटा प्लस अल्फा फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अगर मैं इसको y एक्सिस में अप्लाई करता हूँ, y एक्सिस में अप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस में पहले अप्लाई होगा। तो y एक्सिस में अप्लाई होने का मतलब है कि एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी साइन अल्फ़ा। ठीक है, एम वी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या पता चल गया? अब ये यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, ये 2m है ना, तो 2m इंटू में v/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो भी एम वी साइन थीटा एम वी, तो एम वी से एम वी कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं लगाता हूँ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस अल्फ़ा बराबर में हो जाएगा 3m मल्टीप्लाई बाई v/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, एम वी हो जाएगा। तो ये एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, और क्योंकि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा और अल्फ़ा बराबर है तो यानी अल्फ़ा भी 60, तो इसका सम कितना आ जाएगा 60 प्लस 60 यानी कि 120। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन आपके पास 120, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि दो प्लैनेट्स हैं P1 एंड P2, इनके पास मासेज है m1 एंड m2, रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द टाइम पीरियड्स T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आर r एंड 3r रिस्पेक्टिवली, यानी पहले प्लैनेट के लिए r, दूसरे प्लैनेट के लिए 3r, सॉरी जो r मैक्स और r मिनिमम है प्लैनेट P1 के लिए वो दिया हुआ है, फिर प्लैनेट P2 के लिए ये दिया हुआ है। हमें निकालना है T2/T1। ये भी इसमें क्या क्लैपनर्स लॉ आपको यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको सेमी मेजर एक्सिस का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर एक एलिप्स में अगर आप देखें, अगर मैं एक एलिप्स बना दूं यहाँ पर, तो इसमें जैसे यहाँ पर एक सन है तो इसका ये r मिनिमम होता है, ये इसका क्या है r मिनिमम, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है r मैक्सिमम। ठीक है, ये टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल का टोटल डिस्टेंस है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो फॉर अ प्लैनेट 1, फॉर प्लैनेट P1 जो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ A1 होगा वो होगा r मैक्स प्लस r मिनिमम। ठीक है, क्योंकि इतना होता है आपके पास a, तो 2 टाइम्स ऑफ a पूरा का पूरा ये हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। सो फॉर द प्लैनेट 1 r मैक्स आपके पास दिया हुआ है r प्लस 3r/2 यानी कि 2r। तो पहले प्लैनेट के लिए A1 पता चल गया 2r, दूसरे प्लैनेट के लिए देखिए फॉर द प्लैनेट 2, फॉर प्लैनेट 2 जो A2 आएगा आपके पास वो अगेन r 2r प्लस 4r/2 यानी कि 3r। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्लैपनर्स लॉ T1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब एंड T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 क्यूब। तो ये आपके पास T1 स्क्वायर ओवर में T2 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो होगा A1 ओवर में A2 का क्यूब। ये होगा आपके पास 2r ओवर 3r का होल क्यूब, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया। फिर आपको यहाँ पर लगाना है 2/3 का 3/2, तो ये T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और ये 2/3। ठीक है, और इसी तरीके से T2/T1 हो जाएगा 3/2 और ये 3/2। तो ये आपका आंसर है। इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। T2/T1 इज इक्वल टू दिस, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं अब। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमा इन द 2 स्लिट इंटरफेरेंस इज I2, प्राइमरी मैक्सिमा इन द 3 स्लिट इंटरफेरेंस इज I3। हमें I2/I3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है कि जो I मैक्स होता है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ I0। ठीक है, I मैक्स, ठीक 4 टाइम्स ऑफ I0 है ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो कि यहाँ हमें कह रहा है इसको डिनोट करना I2 से। इसी तरीके से 3 स्लिट इंटरफेरेंस में जब आप निकालेंगे तो जो आपका I मैक्स आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ I0 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स ऑफ I0 आता है, जो कि हमें लिखना क्या है I3 से लिखना है। तो I2/I3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4I0 ओवर 9 टाइम्स ऑफ I0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4/9। ठीक है, सो बेसिकली I2 इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ I3।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है और मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए लास्ट प्रॉब्लम है। बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी सेक्शन ए के, जो लास्ट पार्ट होगा सेक्शन ए के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास कह रहा है बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर पोलराइजर्स प्लेस्ड इन दी टू सक्सेसिव पोलराइजर मेक्स इन 30 डिग्री विद ईच अदर। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसको अगर मैं फिगर पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये बेसिकली ये इससे जब निकलेगा तो ये I0/2 होगा, यानी जब पहले वाले से निकलेगा, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ पिक्चराइज करके कि जब ये आपके पास पोलराइजर्स हैं 1 2 3 4, जब ये फर्स्ट से निकलेगा, जैसे यहाँ से I0 आ रहा है तो यहाँ से कितना होगा I0/2 हो जाएगा, सिंपली पोलराइज हो जाएगा ना ये। तो फर्स्ट इंटेंसिटी I0/2। अब ये कह रहा है ये भी 30 डिग्री पर है, ये भी 30 डिग्री पर है और ये भी 30 डिग्री। तब जब यहाँ से निकलेगा तो अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ ये हो जाएगा I0/2 यहाँ पे बना देते हैं। जब ये फर्स्ट से निकलेगा तो मैलस लॉ के अकॉर्डिंग I डैश इज इक्वल टू I0/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अब 3I0/8, यानी यहाँ से जो निकलेगा ये 3I0/8 निकलेगा। अब फिर से मैलस लॉ लगेगा, तो फिर से मैलस लॉ लगेगा तो I डबल डैश इज इक्वल टू 3I0/8 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब ये कितना हो जाएगा 9I0/32, यानी यहाँ से जो निकल रहा है ये 9I0/32। अब फाइनली जो निकलेगा मैलस लॉ को अगेन लगाने पे ये हो जाएगा 9I0/32 कॉस स्क्वायर 30, तो ये 27I0/128 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से जो लाइट निकल रही है ये 27I0/128 है। हमें यही बताना था कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेशो आएगा यहाँ से ये I जो फाइनल आ रहा है मेरे पास, ये I इज इक्वल टू 27I0/128। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। मैलस लॉ का क्वेश्चन था लेकिन इसको मॉडरेट लेवल में रखा है क्योंकि यहाँ 3 से 4 पोलराइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 6 to 7 सेक्शन ए से जैम 2020 पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं और आंसर की में भी चेक कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे सेक्शन ए के फर्दर 5 to 6 प्रॉब्लम्स जो कि टफ, मॉडरेट टू टफ लेवल्स के होंगे। फिर देन हम नेट और MSQ के भी क्वेश्चंस करेंगे। गाइज मैं TIFR और जेस्ट दोनों के ही पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। इसको हम फटाफट करके ख़त्म कर लेते हैं। सो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।